सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अब बात होगी में मैं हूं आपके साथ आमना खटाना। नाजरीन, अभी जो सारी एक सूरत हाल बनी हुई थी, आज सुबह से हम देख रहे थे कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद के इस्तीफे पर बहुत सी बातें हो रही थी। फिर से चहमगोइयाँ शुरू हो गई थी क्योंकि जब सेनेट में करारदाद मंजूर हुई उसके बाद फिर वो एक तशवीश पाई जा रही थी कि 8 फरवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं या नहीं। इसी सूरत हाल में हमने देखा कि जैसे ही सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का एक इस्तीफा आया तो इन खबरों में वो जो पहले वाली खबर थी उस पर लोगों को लग रहा था कि जी ये वाकई ही मामला उसी से जुड़े हुए हैं, लेकिन उस पर हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की वजाहत भी आ गई, उनका बयान भी आ गया कि उनकी खराबी सेहत की वजह से उन्होंने अब इस वक्त ब्रेक ली है और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि भर्तियां इलेक्शन कमीशन की इस हवाले में से जारी हैं। निगरान जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, उन्होंने भी एक्स का यानी ट्विटर का सहारा लिया और उन्होंने यही कहा कि इलेक्शन कमीशन फाल है। ये इन अफवाहों पर कान ना धरे जाएं कि इलेक्शंस नहीं हो रहे, इसलिए ये इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन जो ये नुक्ता उठाया गया था सेनेट में करारदाद में कि इलेक्शंस के लिए जो माहौल साजगार नहीं है, एक तो सिक्योरिटी इश्यूज़ को कहा गया था, उसमें निशानदेही की गई थी। दूसरा, इस करारदाद में कहा गया था कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में सर्दी की वजह से पोल मुतासिर हो सकता है। तो ये दो इश्यूज बनाए गए थे जिसकी बुनियाद पर ये करारदाद वहाँ पर पेश की गई थी और उसको मंजूर भी कर लिया गया था। कोरम बेशक पूरा नहीं था लेकिन फिर भी मंजूर हो गई। अब इन खबरों को हम देख रहे हैं कि इसकी तायीद की है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। उन्होंने ये बात की है कि बिल्कुल आसमान नहीं गिरेगा अगर 8 फरवरी को इलेक्शंस नहीं होते। वो ये कह रहे हैं कि हालात की संगीनी का इदराक किया जाए और हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्योंकि हमारे जब नुमाइंदगान पहुंच नहीं पाएंगे सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से आवाम तक उनसे वोट के लिए या अपनी वो कैंपेन नहीं कर पाएंगे तो कैसे इलेक्शंस हो सकते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर वक्त पर इलेक्शंस नहीं होते तो आसमान नहीं गिरेगा। अब मौलाना साहब बीच में अपनी एक वजाहत लेकर सामने आ गए हैं, लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि मौलाना साहब ने ये बात उस वक्त भी की थी जब इलेक्शंस डिले हो रहे थे और फरवरी की डेट दी गई थी। उस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान कह रहे थे कि उनकी जो पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है वो सामने आकर कह रहे थे कि शायद फरवरी में इलेक्शंस ना हो पाएँ क्योंकि सर्दी ज़्यादा होगी, ठंड ज़्यादा होगी। लेकिन अब उस वक्त सिर्फ ये एक बात की गई थी, ये एतराज़ उस वक्त दायर क्यों नहीं किया गया। अब जब ये मामला हम देख रहे हैं कि 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया इलेक्शंस होने में, उस वक्त ये मामला अब उठाया जा रहा है। तो ये मामला अब क्या रुख इख्तियार करेगा ये आने वाले दिन ही बताएंगे या फिर हमारे जो सियासी पंडित हैं, तज्जियाकार हैं, वो इस पर बात कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल अभी जो बाकी हमारी सियासी पार्टीज़ हैं उनकी तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके कागजात नामजदगी हम देख रहे थे मुस्तरद हो रहे थे, वो उनकी जानिब से एतराज़ उठाया जा रहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। उस पर आज हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से एतराज़ जो उन्होंने उठाया था उसका जवाब जमा करवा दिया है सुप्रीम कोर्ट में और कहा गया है कि जो एतराज़ उठाया जा रहा है ये बेजा है, ये गलत है, ये इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं हैं क्योंकि उन्होंने जो एक फैक्ट्स एंड फिगर्स जो शेयर किए हैं उसके मुताबिक बहुत से जो कागजात नामजदगी है वो मंजूर भी हुए हैं, जिनमें से कहा जा रहा है कि कौमी असम्बली के लिए 843 में से 598 कागजात नामजदगी मंजूर हुए और जहाँ पर 245 मुस्तरद भी हुए हैं। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रद्द-ए-अमल है। हमारे साथ हुमायूं महमद साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। मुजाहिद बरेलवी साहब सीनियर तज्जियाकार हमें ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ तैमूर तालपुर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। अपने पैनल का शुक्रिया अदा करूंगी। सबसे पहले मैं हुमायूं महमद साहब की जानिब भी जाऊंगी क्योंकि जो एतराज़ात उन्होंने उठाए थे लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से उस पर आज इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब जमा करवाया उस पर सर आपका रिएक्शन क्या है। वो तो कह रहे हैं कि जहां पर इतने ज़्यादा आपके मंजूर हो रहे हैं वहां पर 245 वो तो तमाम जमातों के हम देख रहे हैं मुस्तरद हो रहे हैं, तो आपकी जानिब से ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात बार बार क्यों की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखिए इस तरह होता है कि जब हम लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको ये तो एक गलत टर्मिनोलॉजी है लेकिन उसको अगर हम कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज, दैट मीन्स जितनी भी जमातें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले कि वो ग्राउंड में जाके अपने वोटर्स के साथ कांटेक्ट करें, उससे पहले अपने जो कारकुन हैं उनको गरमाएं और उनको अपनी अपनी मतलब उनकी भी एक किस्म की
थोड़ी सी उनको एजुकेट करें कि ये इलेक्शन प्रोसेस में वो कैसे कहाँ किधर हेल्प कर सकते हैं। जो सबसे पहला स्टेज होता है जिसको हम कहते हैं कि आप अपने कारकुनान के साथ मीटिंग्स करते हैं। उसमें जब हमने देखा कि जब हमने वर्कर्स कन्वेंशंस करने शुरू किए तो पंजाब में हमारे ऊपर हर गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर जो लाउड स्पीकर एक्ट है वो लगाना शुरू किया। जब हमने केपी में करना शुरू किया और मतलब वो वर्कर कन्वेंशन जल्द से बनने शुरू हो गए तो हमारे जितने भी वहां पे जो लोग कर रहे थे उनको जेलों में डालना शुरू कर दिया। जब बलूचिस्तान में गए तो जोब में, और उस जगह पे गए तो वहां पशीन में, तो वहां पे पता चला कि उधर की इंतजामिया ने उस ग्राउंड में पानी छोड़ दिया ताकि हम वहां जा ही नहीं सके। तो जब ये चीजें होती गई और उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेज आया उसमें आप सोचे कि तकरीबन 850, अच्छा ये 850-900 लोग जिनकी ये बात कर रहे हैं ये वो हैं जो पुराने MNAs, MPAs या फर्स्ट या सेकंड टियर लीडरशिप है, उनको सबको इन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब इतना ज्यादा क्या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के इतनी ज्यादा, मैं मानता हूं कि लोगों के पेपर रिजेक्ट होते हैं या उनके ऊपर इतराजात आते हैं, लेकिन जो प्रोपोर्शन ऑफ द पेपर्स हैं क्या इतने ज्यादा किसी और के भी हुए? अच्छा, फिर उनमें से जो 850-900 हैं उनमें से 25% को आपने परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दिया। क्या इतनी परसेंटेज किसी और को भी किया आपने? अगर नहीं किया तो वाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? ये लोग जब कहते हैं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलना शुरू हो गया क्योंकि उनके पेपर एक्सेप्ट होने शुरू हो गए, ये रिलीफ नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रही थी, उन जो अपीलेट कोर्ट से उन्होंने उस ज्यादती को रोका है, उसको रिलीफ नहीं दिया। ये हमारे साथ ज्यादती को रोका है। हमारी रिलीफ अगर होती, अगर सही मानों में रिलीफ अगर आप किसी को कहते हैं तो फिर वो ये ऐसा होता कि हमें उसी तरह जैसे हमारे जितने लोग जेलों के अंदर हैं उन सबको अगर आप छोड़ते तो हम कहते चलो हमें रिलीफ मिली है, क्योंकि उनके ऊपर, किसी के ऊपर, ये याद रखिए एज ऑफ नाउ किसी के ऊपर कन्विक्शन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जेल के अंदर है। दे आर वेटिंग फॉर देयर ट्रायल। उनमें से किसी के ऊपर अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ और ना ही कन्विक्शन हुई है। तो हाँ, और उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो खासतौर पे जो सर आपके मुखालिफ कह रहे हैं कि एक तरफ आपके मुखालिफ कल मरियम औरंगजेब साहिबा भी ये बात कर रही थी, एक तरफ 9 मई में आप लोग मुलव्वस रहे, दूसरी जानिब आप लोग ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कैसे कर सकते हैं? एक तरफ आपने ये, जब आप ये मरियम औरंगजेब साहिबा का बयान है, ये मैं नहीं कह रही, वो ये कहती रही हैं कि आप 9 मई करते हैं, उसके बाद फिर आप सोचते हैं रियासती इदारों पर हमलावर होने के बाद कि फिर आपके कागजात भी मंजूर होने चाहिए और फिर आपको पूरा कैंपेन करने का हक भी होना चाहिए। ये कैसे ऐसे मुमकिन हो सकता है? मैं चाहूंगी इस पर भी रिएक्शन दे दें अपना। मरियम औरंगजेब साहिबा से कोई सवाल पूछे कि जब आप लोगों ने एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का प्लेन अगवा कर लिया था, जब आप लोगों ने डॉन लीक्स कर लिए थे, जब आप लोगों ने लोगों को ये कहा था कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो हेरोइन बेचकर अपना गुजारा करती है, तो आपको क्यों इजाजत मिली थी? देखिए, बात यह है कि अगर आप समझते हैं कि 9 मई जिन लोगों ने किया था उनको इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, आप उनके ऊपर केस चलाएं। हम उसके हक में हैं कि उनके ऊपर केस चलाएं, उनके ऊपर प्रूव करें कि वो वाकई इन्वॉल्व थे और उनको सजा दे दें। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी को आप बिल्कुल ही वो रोकना शुरू कर दें। हाँ, आपको सूट जरूर करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी मैदान में ना आए, क्योंकि जब घोड़ा मैदान में नहीं होगा तो खच्चर तो जीतेगा। फिर उसको तो ये सूट करता है कि तो उनको तो ये सूट करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना आए, क्योंकि उनको डर है सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी इन सब का मुकाबला कर सकती है और करती रही है और करती रहेगी, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और वो इंशाअल्लाह ताला, ये याद रखे, ये इलेक्शंस भी वही जीतेगी, चाहे ये जो गवर्नमेंट है ये इन लोगों के डब्बों में। ठीक है, मुजाहिद साहब की जानिब जाऊंगी, फिर तैमूर तालपुर के पास भी जाऊंगी, उनसे भी सवाल रखूंगी। मुजाहिद साहब, ये एक बार फिर से बाज़गश्त शुरू हो गई है, इलेक्शंस हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, अब ये बातें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ा वाज़ेह कहा था कि इस पर तो प्रोग्राम भी नहीं होने चाहिए, इस पर बात ही नहीं होनी चाहिए, कोई इस पर बात नहीं करेगा। लेकिन एक बार फिर ऐसा माहौल बना दिया गया जिसमें हम देख रहे हैं कि इस चीज़ को तकवीयत मिल रही है कि 8 फरवरी के इलेक्शंस पे एक बार फिर से क्वेश्चन मार्क लग गया है। सेनेट में करारदाद का पास होना, आज मौलाना साहब इस पर बात कर रहे हैं। सर, ये सिचुएशन को आप किस तरह से देख रहे हैं? रवायत से हटकर क्या ही अच्छा हो कि यहाँ पीटीआई का मौक़िफ़ आया था, मेरे ख्याल में
अगर तैमूर हमारे यंग, मेरे तो खैर उनके वालिद से बड़ी नियादमंदी के ताल्लुकात हैं, पीपल्स पार्टी का आ जाता तो मेरे लिए आसान होता, क्योंकि आपको पता है हम तो पार्टी तो है नहीं, हम तो इंडिपेंडेंटली राय देंगे। तो मेरी अगर आपसे रिक्वेस्ट ये मान लें कि आप मैं चले तैमूर साहब के पास चलती हूँ। तैमूर साहब आप बताइएगा, ये जो मौलाना फजलुर रहमान का बयान भी आ गया है, वो ये बात कर रहे हैं कि कोई आसमान नहीं गिर जाएगा अगर वक्त पर इलेक्शंस नहीं होते। सर ये तो अब इलेक्शंस में बहुत कम वक्त रह गया, ये पहले क्यों नहीं बातें की गई थी कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं या सर्दी ज्यादा होगी उन इलाकों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि कभी सर्दी का बहाना, कभी हालात का बहाना, कभी टाइम का बहाना, तो ये सारे बहाने उन लोगों को जेब देते हैं जो कि इलेक्शन से डर रहे हैं, जो कि इलेक्शन से घबरा रहे हैं, जो कि देख रहे हैं कि उनके पास वो पॉपुलैरिटी ग्राफ नहीं है। तो फिर आप इलेक्शन कराएं क्यों? इनको पता है कि ना ये आज इलेक्शन जीत सकते हैं, ना ये कल इलेक्शन जीत सकते हैं, तो ये तो चाहेंगे कि इलेक्शन हो ही ना। पर मैं समझता हूँ हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी वाज़ेह बात कही है कि इलेक्शन में कोई ताखीर का सवाल नहीं पैदा होता। किसी जूनियर कोर्ट ने भी जब ऐसा कुछ किया था तो उन पर भी बहुत बरहमी का इजहार किया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। उसके अलावा मेजर पॉलिटिकल पार्टीज आपकी जितनी भी हैं, ख़ुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने बड़ा क्लियरली अपना मौक़िफ़ पेश किया है कि हम किसी हालत, किसी सूरत इलेक्शन तो आप कह रहे हैं कि तैमूर साहब 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं हर हाल में? इंशाल्लाह ताला हर हाल में इलेक्शंस हो रहे हैं। इस बात पर आपकी मेजर दो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी नून लीग भी उसी डायरेक्शन में चल रही है। तो मैं नहीं समझता कि एक शख्स के कहने से जो कि अपनी डिफीट देख रहा है कोई इलेक्शन में डिले आने वाला है। इन मौसमों में, इन सर्दियों में पहले भी इलेक्शन हुई है। अगर आप अच्छा, लेकिन तैमूर साहब एक सवाल यहाँ पर बनता है, मुस्लिम लीग नून पर कल हम शर्मिला फारूकी साहिबा भी हमारे शो का हिस्सा थी, वो भी ये सवाल उठा रही थी कि एक्टिव तो ये भी नहीं है, और कल परसों जब ये करारदाद पेश की गई उस वक्त मुस्लिम लीग नून का रिएक्शन पूरा दिन नहीं आया, अगले दिन आया। और शर्मिला फारूकी साहिबा भी यही कह रही थी कि मुस्लिम लीग नून क्यों खामोश है, क्या उनको भी सूट करता है इलेक्शंस वक्त पर ना होना? आप भी ये समझते हैं? देखिए, एक चीज तो आपने बड़ा क्लियरली देखी है कि आज अगर मैदान में कोई पॉलिटिकल पार्टी पूरे पाकिस्तान के हर सूबे और हर शहर से एक्टिव है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सूरत में या सदर जरदारी साहब की सूरत में, तो बाकी वाकई पार्टीज कुछ चुप हैं। पर मैं समझता हूँ कि उनको भी कुछ बेनिफिट शायद मिल रहा है जिसकी वजह से वो अभी तक ओपनली इलेक्शन की मुखालफत नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ और ये जहन मेरा बन चुका है, हमारा बना हुआ है कि नून लीग इलेक्शन से भागेगी नहीं। मुजाहिद साहब, अभी जो हालात वाकयात हैं, आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून भी चाह रही है कि इलेक्शंस वक्त पर हो जाएं, उनके लिए सूटेबल इन्वायरमेंट है? और अगर सारी सिचुएशन को देखा जाए तो वो 8 फरवरी के इलेक्शंस को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये तैयारियां देखकर लगता है कि फिर हम तैयारियां करेंगे 8 फरवरी के इलेक्शंस के लिए, ट्रांसमिशंस होंगी बड़ी बड़ी? एक तो ये हमारी बदकिस्मती रही है कि पाकिस्तान में, मैं तो इंक्लूड 70 को भी करता हूँ, कुछ लोग कहते हैं नहीं पहले आजाद हुए, हमेशा हमारे यहाँ क्योंकि एक इस्टेब्लिशमेंट, सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के रूट्स इतने गहरे हैं कि इवन ये कि चाहे पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आए, पहली बार भुट्टो साहब को मैंने देखा कि 2 साल बाद फिर वो उसी का यरगमाली बन गए थे, फिर हमने नवाज शरीफ को आते जाते देखा, फिर तो मुशर्रफ साहब आ गए। पीपल्स पार्टी को भी ये ज्यादा हाथ पैर चलाने नहीं दिए जाते जो इंडिपेंडेंटली ये बात करें। तो एक तो ये कि ये जो अब तो सूरत हाल उससे ज्यादा गंभीर है। कुछ अरसे खान साहब ने कोशिश करी, लेकिन आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान के गिर्द वो लोग जमा हो गए जो जैसे ही उन पर इब्तिदा का दौर आया तो सबसे पहले पिशावरी चप्पल छोड़ के वही भागे। तो ये महावरतन मैं कह रहा हूँ। तो ये जो सूरत हाल है कि और कहाँ तहरीक इंसाफ पहुंच गई कि पता चला कि वो एक शख्स थे, कोई आजम खान वो चलाते थे। इसलिए अब बहुत पहले पॉलिटिकल लोगों का मुकाबला करना हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो सूरत हाल बनी, आज देखिए 1 महीने रह गया और ये मैं समझता हूँ कि एक मनसूबाबंदी, एक हिकमत अमली के तहत ये सब कुछ हो रहा है। ये सेनेट की करारदाद, उससे पहले इन लोगों से ये काम भी लिया गया था, अगर आपको याद होगा, कि मर्दमशुमारी होगी। वरना तो अगर ये 11 अगस्त को पीपल्स पार्टी अपनी गवर्नमेंट खत्म कर देती सिंध में और मरकज में अगर हो जाती 14 अगस्त को, तो इलेक्शन 11 नवंबर को हो जाने चाहिए थे। मर्दमशुमारी लाए, हल्का बंदी लाए, पता नहीं किसने करवाया। फिर आपने
बाद में पार्लियामान से जो है मुत्तफिका करारदाद लेकर आप आए कि इलेक्शन नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं आना। तो ये सब कुछ करवाया जाता रहा है। कल आपको हम कुछ सबको इल्म है करारदाद किसने कराई, कैसे कराई। तो यहाँ यही चाहते हैं कि आखिरी दिन तक वो मबूकी सूरत रहे, इंतखाबी माहौल नहीं बने। जिस तरह के मैंने कहा 90% दरख्वास्तें सब मुस्तरद हो गई। चीजें बेचारी डेरा गाजी पिशावर में उसको जाके मिला, उसको पनाह मिली। तो ये एक इंतखाबी माहौल ना बने, 1 महीना रह गया है गालिबन। और ये आगे भी जो मेरे ख्याल में जो एक कैंपेन होती थी भरपूर, क्योंकि अब इसमें माशाल्लाह आपको इल्म है कि एक इलेक्शन में 10-10 करोड़ तो कौमी असम्बली में खर्च होते हैं, 5-5 करोड़ सूबाई में होते हैं। उसके लिए बैनर बनते हैं, प्ले कार्ड बनते हैं, रोजाना जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, रैलियां होती हैं। तो वो एक माहौल एक प्लानिंग मनसूबाबंदी के तहत नहीं बनने दिया जा रहा। और फजल रहमान जैसे लोग या ये करारदाद जैसे लोग आ जाते हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे। आप भी ये सवाल कर रहे हैं, मैं भी प्रेस क्लब से उठ के आया हूँ, मुझसे भी लोग ये सवाल कर रहे थे कि इलेक्शन तो होंगे नहीं, आप ये क्या तैयारी कर रहे हैं अपने प्रोग्रामों की कि शहर जाएंगे या बनाएंगे। तो ये बात समझना चाहिए मैं ख्याल है उन पार्टी के नहीं। तो मुजाहिद साहब फायदा किसको होगा अगर इलेक्शंस नहीं होते? तो ये किस तरह से मामला चलेंगे मुल्क के? क्योंकि आगे तो आपके सामने IMF खड़ा है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब आपका सवाल तो बड़ा मासूमाना है, लेकिन यकीनन इस मासूमियत के पीछे पूरी एक पस मंजर है कि आप फायदा किसको होगा, क्या ये भी मैं आपको बताऊं? ये बहादुर आदमी है सेनेटर साहब, इनसे पूछिए कि फायदा किसको होगा। ये तैमूर नहीं बताते तो इनके वाले यूसुफ तालपुर से पूछ ले। जी मैं हुमायूं साहब की जानिब जाती हूँ। हुमायूं साहब, ये अगर वैसे तो PMLN ये कह रही है कि PTI नहीं चाह रही कि इलेक्शंस हो। वो ये कह रही है कि सेनेट में जब करारदाद पेश हुई तो तब आपके वहाँ पे जो रुकन थे वो खामोश रहे। उससे पहले भी ये मामला जो आरोज वाला उठाया गया था वो भी आप लोगों ने डिले करने की कोशिश की, इलेक्शंस को मुलतवी करवाने की कोशिश की। तो ये ऐसा ही है क्योंकि PTI कह रहे हैं कि वो ना तो खुलकर कैंपेन कर पा रही है, बल्ले वाला निशान भी छिन गया। तो सूटेबल किसके लिए ये अगर इलेक्शंस नहीं होते? देखिए, इस तरह मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि इलेक्शन को अवॉइड करे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सबसे अच्छा एक हरबा है, वो ये है कि हम बॉयकॉट कर ले और कहें कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है और हम लोग इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेते। जैसे इस वक्त बांग्लादेश में ऑपोजिशन पार्टीज ने किया हुआ है, तो हम लोग भी यहाँ पे कर सकते हैं। और हमारे पास एक किस्म का लोग जेन्युइनली कहेंगे कि हाँ, इनके साथ ज्यादती हो रही है और फलाना हो रहा है, इनके सारी फर्स्ट ईयर लीडरशिप जेल में और कुछ को जाना, तो जनरली हम वो कर सकते हैं। लेकिन हम वो नहीं कर रहे। हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमें ये मालूम है कि हमारा जो 3rd ईयर या 4th ईयर की जो लीडरशिप है वो भी इनके 1st ईयर की लीडरशिप के लिए काफी है। और इसी वजह से इन लोगों ने सनम जावेद के पेपर्स एक्सेप्ट नहीं होने दिए। क्यों? अगर वो उसके एक्सेप्ट हो जाते तो मरियम नवाज क्या करती? वो तो एक हल्के से भी ना जीती, वो तीनों साथी। तो इस वजह से इन्होंने उनके लिए ये मैनिपुलेट करके वो किया है। अच्छा, नंबर 2, एज ऑफ वी स्पीक मैं आपको 2 बातें बताता हूँ। बालाकोट में हम लोगों की कल एक वर्कर कन्वेंशन होनी थी एक होटल में। वहां पे पुलिस ने, लोकल पुलिस ने जाके उन होटल वालों को मना कर दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ एज वी स्पीक 5:30-6 बजे के दरमियान में जो हरिपुर है वहां पे जो हमारे जो वर्कर्स हैं उनको 3 MPO के तहत उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया गया। एज ऑफ पिछले 1-1.5 घंटे में ये हुआ है। यानी आप ये कह रहे हैं अभी भी ये सारी सिचुएशन जूं की तू है, इसमें कुछ बेहतरी नहीं आ रही। गौस मोहम्मद नियाजी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, इनको भी वेलकम कहूंगी शो में। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। गौस साहब, एक तो अब सबसे पहले जो तैयारियों की बात हो रही थी, उम्मीदवारों के टिकट जारी करना शुरू कर दिए हैं मुस्लिम लीग नून ने, लेकिन वो इत्तेहाद से मुतालिक जो बातें हो रही थी IPP से, लाहौर में कोई भी सीट नहीं दी जा रही उनको, सीट एडजस्टमेंट के मामले में, या पूरे पंजाब में ही देने का मूड नहीं है मुस्लिम लीग नून का। और साथ ही साथ ये MQM के साथ भी जो कराची में NA 242 था, MQM ने उस पर सीट एडजस्टमेंट नहीं की। जी देखें जी, हमारी पार्टी में ऑलरेडी बहुत कैंडिडेट हैं, एक सीट पे 14 हैं। तो हम कोशिश तो कर रहे हैं कि जो हमारे पहले इत्तेहादी रहे हैं या अब जो IPP के लोग हैं उनको एडजस्ट किया जाए, लेकिन अभी कोई गुंजाइश नहीं सर। लेकिन आपने कैंडिडेट्स की बात की ना, उस पर हम लोग जो खबरें देख रहे हैं, NA 259 से बजिंजो याकूब साहब ने टिकट वापस कर दिया, फिर सिकंदर बोसन है मुल्तान से, उन्होंने भी टिकट वापस कर दिया। कैंडिडेट्स तो टिकट वापस कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के, ये खबरें भी तो आ रही है ना। उसमें वापस
मेरे जो पता चला था पहले सिकंदर फौजन साहब नाराज थे, मुझे उस पर टिकट नहीं मिल रहा था। अब आप कह रहे हैं कि टिकट उन्होंने वापस कर दिया है, इस बारे में मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकता, लेकिन कुछ अर्सा पहले मुझे पता चला था कि 3-4 हमारे बंदे हैं, तमीन तुल्ताना और वो संसा और नई हरकत बंदी हुई है ना, उसके मुताबिक उनका जो है वो इलेक्शन जो है वो उसमें हल्के बंदी की वजह से एक हल्के में 2 कैंडिडेट है, तो सिकंदर फौजन को हम जो है वो टिकट नहीं दे रहे थे। तो आप कह रहे कि उन्होंने टिकट वापस, लेकिन बसिंजुर याकूब साहब वो तो कह रहे हैं मैंने टिकट मांगा ही नहीं था, ये उन्होंने इसहाक डार साहब ने खुद ही ट्वीट कर दिया। नहीं, मेरे ख्याल में जो मुझे पता चला था कि ये लोग हैं जिनको टिकट जो है वो नहीं मिल रहा। 12 जो भी बात है, मैं अपने सर हमें ब्रेक की जाने जाना है, क्विकली बता दें ये IPP से इत्तेहाद हो रहा है पंजाब में या नहीं हो रहा? इसमें एक नीचे जो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है अहमद खान साहब हैं, दूसरे IPP के हैं लंगड़ियाल साहब हैं, उनके दौरान मुज़ाकरात हुए हैं और कुछ सीटों पर इत्तेफाक राय हुआ है, लेकिन अभी तक मियां साहब ने उस पर की मंजूरी नहीं दी है। 5-6 सीटें हैं और ये कहाँ से मियां साहब ने वो जब मंजूरी देंगे तो उस पर अमल हो जाएगा। 5-6 सीटों पे शायद 12 से बात फाइनल हुई है और शायद वो बात हो सकता है कि उस पर जो है ना वो पाया तकलीफ तक पहुंच सके। बाकी दूसरी पार्टी को मुझे मेरे में नहीं है कि वो उस पर उनके साथ एडजस्टमेंट हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। जो गेस्ट हैं तैमूर तालपुर साहब, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी तो उनसे बात करूंगी क्योंकि बिलावल काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं लाहौर में इलेक्शंस को लेकर। वो ये कह रहे हैं कि ना तो किसी पटवारी का ना किसी खिलाड़ी का लाहौर बल्कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है। इस पर भी बात करेंगे कि वो इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं आखिर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन नाजरीन। इस वक्त हम तैमूर तालपुर साहब की जानिब जाएंगे अपना सवाल लेकर। जैसे ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि बिलावल खासे कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तैमूर उन्होंने कल भी ये बातें की और बार बार मुस्लिम लीग नून को निशाना बनाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जी लाहौर में उन्होंने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई, एक हॉस्पिटल नहीं बना सके। आप कह रहे हैं घर में घुस के मारने की बातें कर रहे हैं बिलावल। फिर वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इम्पैक्ट अब क्रिएट होने जा रहा है। ऐसा क्या होने जा रहा है कि लाहौर अब पीपल्स पार्टी को वोट देगा? मुस्लिम लीग नून ने क्या एक बहुत बड़ा खला वहां पर छोड़ दिया जिसकी वजह से आप समझ रहे हैं कि ये सिचुएशन बनने जा रही है? मैं समझता हूं कि अभी जो ऑन ग्राउंड हालात हैं बड़े मुख्तलिफ हैं पंजाब के और लाहौर के भी, क्योंकि अगर आप देखेंगी तो मुस्लिम लीग नून एक तो टूट का शिकार है, उनके अंदर राइवलरी बहुत ज्यादा है और उसके साथ साथ अवाम ने वो रिस्पॉन्स नहीं दिया नून लीग को मेरे ख्याल से जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उनको मिलेगा। उसके बाद अगर आप बात करते हैं PTI की तो उनके क्या हालात हैं 9 मई के बाद वो आपके सामने हैं, तो आप उसको भी कहीं आते हुए नहीं देख सकते। सर लेकिन PTI तो कहते हैं हमारा वोटर इंटैक्ट है। PTI तो कह रहा है कि हमारा वोटर इंटैक्ट है। अगर साफ शफाफ इंतखाबात होते हैं तो वो PTI का ये मानना है कि डेफिनेटली अवाम जो है वो एक बार फिर PTI को चुनेगी। मैं समझता हूँ PTI तो यही कहेगी कि उनका वोटर इंटैक्ट है, और आपने देखा है कि हाईएस्ट लेवल से लेके छोटे लेवल तक लोगों ने PTI को छोड़ के अलग अलग पार्टियों में शमूलियत की है। सिंध में बहुत सी जगह पर जो थोड़ा बहुत वोट बैंक था इनका वो भी कन्वर्ट होके बहुत पहले हमारे पास आ गया था। PTI से इनके MPs ड्यूरिंग देयर करियर एज MPA ऑफ PTI, शहरियार शर ने PTI छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली। आपके असलम अबरो साहब MPA थे इनके, उन्होंने भी पार्टी जो छोड़ के पहले ही ज्वाइन कर ली थी। तो ये उनका एक मेरे ख्याल से बलून है जो बहुत जल्दी बर्स्ट हो जाएगा। चलिए मुजाहिद साहब से मैं पूछती हूँ। मुजाहिद साहब ये जो पार्टीज छोड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोग दूसरी पार्टीज ज्वाइन कर रहे हैं या सियासत को ही खैर बात कह देती है, इससे कोई फर्क पड़ा? आपको लगता है कि मकबूलियत में कोई कमी हुई या PTI बिल्कुल अब खत्म हो चुकी है? आप क्या समझते हैं, आपका टेक क्या है इस पर? ठीक है, तो बदकिस्मती से तारीख रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज में हर एक का एक जो आप कहते हैं कि सख्ती और जबर और आसाइशें यानी बर्दाश्त करना और छोड़ना मुश्किल होता है। मुझे याद है पीपल्स पार्टी जब भुट्टो साहब हुए थे तो कोई चंद महीने बाद ही कौसर न्याजी और एक जत्तोई और एक बहुत बड़ी पार्टी का हल्का उनको छोड़ बैठा था। फिर जब उन्हें फांसी चढ़ी तो पूरे अंकलों की एक पूरी भीड़ निकल के आ गई थी। तारीख में देखें नून लीग में से काफरीक निकल आई थी, आपको याद है कि 16 में रह गए थे।
तो अगर ये तहरीक इंसाफ में वो खान साहब के गिर्द गिर्द भी वही जमा हो गए थे, जो मैंने पहले भी लफ्ज करा था कि उनके लपक कर पेशावरी चप्पलें उठाने के लिए बेताबो बेकरार रहते थे, सबसे पहले छोड़ने वालों में वही लोग थे। तो ये अगर आप समझती हैं कि पीटीआई को लोग छोड़ रहे हैं या जो कुछ है, तो ये कोई मेरे को गैर मामूली बात नहीं। और ये आप देखें ना, बहरहाल मैं उसकी तरफ नहीं जाता, बार बार कई बार कह चुका हूँ। बहरहाल ये 9 मई वाली बात कही जाती है तवातुर से, भाई आज कितने 7 माह बाद अब काबीना की एक कमेटी इन्हें बनाया और वो भी नहीं करेंगे। अभी तक कोई ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ उसका। ये तो उनकी जो, मैं तो समझता हूँ ये जो पंजाब के इदारों एजेंसियों की नाअहली है, भाई इनका काम ही ये था। ये सब कुछ हो रहा था तो ये आईजी पंजाब क्या कर रहे थे, जो हर दूसरे दिन साथ बैठे हुए होते हैं हमारे मोहसिन नकवी के साथ, पंजाब के वज़ीर आला के साथ, वहां के इदारे एजेंसियां बहुत सारों के मैं नाम भी नहीं ले रहा था, ये सब क्या कर रहे थे। और अगर नहीं कर रहे थे तो उन्होंने कितने पकड़े, अगर ये कहते हैं वो रुपोश हो गए। आपने 7 माह बहुत होते हैं। आप तो मैं गाड़ी का सिग्नल तोड़ लूं तो मुझे घर से जाके पकड़ लेते हैं, जुर्माना भी कर देते हैं। ऐसे ही है ना, यहाँ इतनी आपकी पुलिस एफिशिएंट है। तो ये जो एक 8 माह तक इनका कोई केस नहीं भेजना, हमने देखा हैदराबाद साजिश केस बनता था, पिंडी साजिश केस बनता था। ये तो कहते हैं ना कि 9 मई का वाकया तो पाकिस्तान की तारीख में, यानी सुकूत ढाका का भी बड़ा वाकया था सानिया। तो पकड़े क्यों नहीं गए वो लोग, ट्रायल क्यों नहीं हो रहा? उसके बाद आपने मिलिट्री कोर्ट में दे दिया, पार्लियामेंट में पास, चले मिलिट्री कोर्ट से ही कर लेते। उसको भी गालिबन 2-3 महीने हो गए, वहां भी ट्रायल का हमें नहीं पता चला कहाँ हो रहा है। अटक साजिश केस चलता था, पूरी होते थे, साहबी भी वहां जाते थे। कहने मतलब कि 9 मई वाला सौदा जो है वो अब फरोख्त नहीं हो रहा। और ये बात भी दुरुस्त है कि बहरहाल जहां 90% मुस्तरद हुए थे, अब तहरीक इंसाफ को एक बड़ी हद तक लेवल प्लेइंग फील्ड इसलिए मिली है। शाह महमूद कुरैशी साहब का मुल्तान से नहीं उमरकोट से हो गया, अयाज कैसर का हुआ, यानी बेशुमार लोगों के, कराची में भी आज 6 लोगों, लेकिन बल्ला नहीं ना अभी तक बहाल हुआ। नहीं वो देखिए, अगर बल्ला नहीं हुआ तो खैर वो निशान, पहले शेर भी नहीं था उनके पास, नून लीग के पास। निशान की एक हद तक तो अहमियत होती है, लेकिन ये कि अगर आपका वोटर इंटैक्ट है आपकी लीडरशिप से और आपकी आइडियोलॉजी से, तो फिर वो वोट डालने, और खासतौर पर 8 फरवरी को निकलेगा अगर पीटीआई का कमिटेड वर्कर है या वोटर है। ठीक, गौस साहब मैं आपकी जानिब आऊंगी। मुझे ये बताइएगा, ये सवाल बार बार मुस्लिम लीग नून से किया जा रहा है कि आप अवाम में निकल नहीं रहे, जलसे हमें उस तरह से दिखाई नहीं दे रहे। उसकी रीज़न ये है कि अवाम अब जो है वो PMLN का साथ नहीं दे रही। बार बार आपको बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, जब जलसे किए जाते हैं तो वो खाली मैदान होता है। यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून खामोश बैठी हुई है। जो एक कैंपेन होनी चाहिए इलेक्शंस को लेके, जो एक जोश होना चाहिए, वो कम है। जी देखें, बात यह है कि अभी तक पार्टी ने डिसीजन नहीं दिया कि किसको कौन इलेक्शन कंटेस्ट करेगा। सारे उम्मीदवार टिकट्स की तरफ देख रहे हैं और टिकट्स वो 11 या 12 को गालिबन अनाउंस होंगे और दिए जाएंगे। 13 को आखिरी तारीख है जमा कराने की। और दूसरी इसके अलावा बेयकीनी की फिजा पैदा हो जाती है, जैसे सेनेट ने परसों करारदाद पास की और फिर सोशल मीडिया में बहुत सी अफवाहें चल रही हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो इस वजह से कंपेन शुरू है कि जो ही टिकट्स मिल जाएंगे तो आप देखेंगे कि एकदम पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हो जाएगी और लोग घरों से बाहर निकल आएंगे। और एक मौसम भी आप देख रहे हैं कितना सख्त है। तो मेरे ख्याल में ये तो मौलाना साहब भी मौसम की बात करें ना, वो तो कह रहे हैं कि अभी हालात साफ नहीं। आप लोग इस बात पर ऑन बोर्ड हैं मौलाना साहब के साथ, क्योंकि आप लोग तो उनसे इत्तेहाद भी करने जा रहे थे। नहीं, हम ये नहीं कहते मौसम की वजह से इलेक्शन मुलतवी किए जाए। मैं कैंपेन की बात कर रहा हूँ कि जब तक टिकट नहीं मिलते, अब एक ऐसी सिटी में एक सीट पे 14 कैंडिडेट है पार्टी के, तो ज़ाहिर टिकट तो एक को मिलेगा, तो बाकी जो है वो सारे वेट कर रहे हैं कि जिसको टिकट मिले वो कैंपेन करेगा। तो इसलिए आपको सर वन लाइनर, ये जो मौलाना साहब का बयान है गौस साहब, वो ये कह रहे हैं कि आसमान नहीं गिरेगा अगर इलेक्शंस वक्त पर नहीं होते। इस बयान पर क्या कहेंगे? क्योंकि JUI फे और मुस्लिम लीग नून का माजी में भी हमने देखा इत्तेहाद रहा है, अब फिर इत्तेहाद करने का सोच रहे थे कि मौलाना साहब तो इलेक्शन के लिए उनके उस फेवर में नजर ही नहीं आ रहे। हम तो आप ही कहेंगे जी इलेक्शन वक्त पे होना चाहिए। इस मुल्क की बका, इस मुल्क का फ्यूचर जो है वो इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। जितनी जल्दी इलेक्शन होंगे, इलेक्टिव हुकूमत आएगी, वो डिसीजन लेगी और ताकि आगे फिर पूरी बैरूनी दुनिया जो है वो हमसे तभी रब्ता करेगी, एग्रीमेंट करेगी। तो हम तो चाहते हैं कि वक्त पे इलेक्शन हो। ठीक, हुमायूं साहब आपकी जानिब आऊंगी। अभी जो PTI की एक तो सबसे बड़ा जो सिचुएशन चल रही है वो वही बल्ले वाले निशान पर चल रही है। उस पर हिकमत अमली आगे क्या होगी अगर सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिलता? क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे कहा जा रहा है कि थोड़ी सख्तियां बढ़ गई हैं।
तो आप समझते हैं अगर बल्ला छिन जाता है तो उसके बाद फिर क्या होगा, किस तरह से फिर सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा, क्या हिकमत अमली होगी? देखिए, मैं आपको एक बात पहले बता देता हूँ। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तैमूर साहब भी बात कर रहे थे और बरेली साहब भी बात कर रहे थे। थोड़ा सा मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक बताना चाहता हूँ। वो ये है कि सबसे पहले बात ये है कि इसमें बड़ा फर्क है कि जो इलेक्टेबल्स या जो लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे होते हैं, उसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वोटर जा रहा है। वोटर ऑल टुगेदर डिफरेंट चीजें हैं। ये चंद एक लोग हैं जो कि एक्चुअली एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, और आमतौर पे ये इसलिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं कि इनको कहीं ना कहीं से वोटर की तलाश होती है। इनके अपने भी कोई बैंक होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो बैंक इनको अकेले जिताने के लिए काफी नहीं होते। अगर ये अकेले इनका इतना बड़ा वजन होता तो ये एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कभी ना जाते। इनको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है, ठीक है। तो वोटर को, और ये जो लोग जा रहे हैं जिनको सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स है, इलेक्टेबल्स की सियासत खत्म हो चुकी है आज के जमाने में। अब मैं बात कर देता हूँ, जो बरेली साहब बात कर रहे थे कि जब पीपल्स पार्टी की बात कर रहे थे और वो टूटने की, देखिए जब पीपल्स पार्टी टूटी थी ना, उनमें से मतलब 40 में से शायद 3 रह गए थे या 4 रह गए थे। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून टूटी थी तो उसमें से जो 2/3 मेजॉरिटी, उसमें से 25 रह गए थे, बाकी सारे चले गए थे, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से जो लोग गए हैं वो खाली 20% या 25% गए हैं। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे ज्यादा लोग हैं जो इलेक्शंस लड़ने के लिए, और वो अपनी जगह पे ज्यादातर लोग खड़े हुए हैं। रही बात जो वोटर है, आपको भी पता ही नहीं है, ये 2.5 करोड़ जो नया वोटर आया है, ये जो 18 और 22 साल के दरमियान का जो वोटर है, ये आपको पता ही नहीं है कि इसका ट्रेंड क्या है। आपने एक बात याद रखे, ये जो सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया ने जो डायनामिक्स है पॉलिटिक्स की वो बदल दी है। नंबर 1, एक तो अर्बनाइजेशन हो गई है। नंबर 2, जो मोबाइल है वो आपके गांव के अंदर तक सिरे चला गया। उसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूं कि वो जो एक गाना है, एक उसमें एक छोटा सा वो नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सोशल मीडिया पर हम जो जिस तरह से देख रहे हैं कि अब इस वक्त उस लिहाज से आपका जो इवन जो गांव का, जो रूरल एरिया का जो बंदा है ना, वो एम्पावर हो गया, उसको सही गलत की या उसको जी इसी वजह से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान एक्टिव भी है, खासतौर पर टिकटॉक पे लेकर, जिस तरह से अभी बात भी कर रहे थे हुमायूं अहमद साहब। आपका शुक्रिया अदा करूंगी, हमारे साथ मौजूद थे गौस मोहम्मद नियाजी साहब, तैमूर तालपुर हमारे साथ मौजूद थे, मुजाहिद बरेलवी साहब ने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाजरीन, बहुत शुक्रिया अपने पैनलिस्ट का अदा करूंगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इजराइल में रोजाना एक जुल्म सितम की कहानी लिखी जा रही है, लेकिन इस पर दुनिया खामोश बैठी है। ये बड़ा अफसोसनाक और शर्मनाक अमर है। इस पर बात करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। नाजरीन, 2024 में हम आ गए हैं, लेकिन बेकस फलस्तीनियों पर जुल्म सितम के खात्मे की कोई सूरत, कोई आस, कोई राह नजर नहीं आती। फलस्तीनियों पर कहरो गजब का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। लातादाद फलस्तीनी माओं की गोदें अब तक उजड़ चुकी हैं, जवानों के लहू से जमीन लरज उठी है, इन अनगिनत बच्चे यतीम हो चुके हैं, लेकिन अहले मगरिब के दिल हैं कि काम ही नहीं रहे। फलस्तीनी बच्चे भूखों प्यास से बिलक रहे हैं, लेकिन इजरायली भेड़ियों की खून की प्यास बुझने का नाम नहीं ले रही। अब तक जो गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, 7 अक्टूबर से लेकर अब तक इजरायली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 22,925 से तजावुज कर चुकी है, लेकिन इजराइल या अहले मगरिब का खून की होली से दिल नहीं भरा। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल का इस हवाले से कहना है कि गजा में लोग सिर्फ बमबारी का नहीं बल्कि भूख का भी निशाना बन रहे हैं। तो ये सूरत हाल अब किस रुख इख्तियार करेगी और ये क्या थमेगा भी सिलसिला या नहीं थमेगा? इजरायली हुकाम ही कह रहे हैं कि ये जंग जो है वो 2024 के बाद भी जारी रह सकती है। तो ये अंदेशे हमारे सामने मौजूद हैं, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जमील अहमद खान साहब, ये साबिक सफ़ीर हैं और गजा की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये जो अभी सबसे पहले तो हम बात कर रहे थे अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन, जो कि मशरिक़ वस्ता के दौरे पर हैं। तुर्किया के बाद अब हम देख रहे हैं उर्दन वो पहुंच गए हैं और अपने दौरे का जो मकसद बयान कर रहे हैं वो गजा जंग के फैलाव को रोकना कह रहे हैं। ये वाकई इंटरेस्टेड है अमेरिका के गजा की जो जंग है उसको स्टॉप लगाया जा सके, क्योंकि जिस तरह से सहूलतकारी करता रहा है अमेरिका अब तक, तो आप समझते हैं कि ये इसमें सीरियस है? वो इलाके के बाकी कुव्वतें जो हैं उसका गला घोटने के लिए ये तीसरा चक्कर लगाया जा रहा है एंटोनी ब्लिंकन की तरफ से, बल्कि चौथा। और इसके साथ प्रेसिडेंट भी आ चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स के इस इलाके में।
उसका मकसद यही है कि एक तरफ अपने बहरी जंगी जहाज लगा के रखें जो कि हौथियों पर भी उनके रॉकेट्स पर भी उनको भी ज़ाया करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इराक पर भी मिसाइल उससे दागे जा रहे हैं, सीरिया पर भी दागे जा रहे हैं। और यही वजह है कि सीरिया में ईरान के एक बहुत ही अहम कमांडर जो कि उसी रैंक के और उसी रुतबे के थे जो कासिम सुलेमानी, जिनको के शहीद किया गया अभी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, और वो भी अपनी एक सरकारी ड्यूटी, लेजिटिमेट ड्यूटी इंटरनेशनल कानून के मुताबिक वहाँ एडवाइजरी रोल में थे। इसी तरीके से डिप्टी हमास के जो लीडर हैं वो लेबनान में उनको परसों शहीद किया गया, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह नसरुल्लाह ने, जो हिजबुल्लाह के कमांडर हैं, उन्होंने कहा है कि ये हम ज़रूर इसका बदला लेंगे। और इसी तरीके से दरअसल इसको मैं 3 जावियों से बयान कर दूं। एक तो इंटरनेशनल कानून, और दूसरा जाविया इसका यह है कि इलाके में फैलाव, जिसका कि आपने जिक्र किया एंथोनी ब्लिंकन, और तीसरा इसका ह्यूमैनिटेरियन जो एस्पेक्ट है वो। तो पहले एस्पेक्ट पे आ जाते हैं। इंटरनेशनल कानून की तो धज्जियां उड़ गई 1948 में जब से बना है इजराइल, उसके बाद से अब तक इंटरनेशनल कानून कोई तकरीबन 11 के करीब रेजोल्यूशंस हैं उस पर अमल दरामद। जब ट्रंप के ज़माने में तल अवीव से दारुल खिलाफा शिफ्ट किया गया यरूशलेम में, उस वक्त भी वो इंटरनेशनल कानून यानी कि रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल के उसके खिलाफ था। और इसी तरीके से जब 48 में के बाद जब कब्जा किया इजराइल ने बहुत सारी टेरिटरी पर, उस वक्त भी रेजोल्यूशन आया। और फिर जब 1967 में जब गोलान हाइट्स का पे कब्जा किया इजराइल ने और गजा के बहुत सारे फ़लस्तीन के बहुत सारे इलाकों पे कब्जा करके धक्का दिया फ़लस्तीनियों को और गजा की पट्टी में लाके मुक़य्यद कर दिया, उनको चारों तरफ से घेर लिया। अब भी सब्र नहीं आया, तो इस वक्त जो हमास ने, जो कि रेजिस्टेंस के तौर पर एक्यूपायर के खिलाफ रेजिस्टेंस के तौर पे, जिसके की इजाज़त दी जाती है 2649 ये जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन है, जिसके तहत कोई भी कहीं भी एक्यूपायर हो तो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस जायज़ है, चाहे वो किसी तरीके से भी की जाए। और रहा सवाल कि हमास जब वहाँ गए तो उसमें जो कुछ बच्चे जाँ बहक हुए इजरायली टेरिटरी में और कुछ औरतें, तो ये जानना ज़रूरी है कि वो औरतें सारे के सारे जो पिकनिक मना रही थी या जो मर्द वहाँ थे वो सारे हथियारबंद हुआ करते हैं। जब सोते भी हैं वहाँ सेटल्ड एरिया में तो वो सारे के सारे ट्रेंड लोग हैं, कॉम्पिटेंट हैं। लेकिन बहरहाल बच्चों की ज़िंदगी हर जगह बड़ी प्यारी होती है। तो आपने खुद बताया कि इस वक्त जो 22,925 अफराद जो शहीद हो चुके हैं फ़लस्तीन में, इतनी ज़्यादा तादाद में शहादत, ये भी इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है। और जितनी अभी सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन जो कि 15 नवंबर को पास हुआ, जिसका कि सेक्रेटरी जनरल ने भी जिक्र किया, और उस रेजोल्यूशन में 2712 के तहत उनसे सिर्फ इतनी कहा गया इजराइल से कि आप ह्यूमैनिटेरियन पॉज दे दें। वो ह्यूमैनिटेरियन पॉज देने को भी तैयार नहीं है। चंद दिनों का 4 दिन का हुआ था जिसमें कि कुछ इजरायली कैप्टिव छोड़े गए, उसके बाद वो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा के मार्टिन जो अंडर सेक्रेटरी जनरल हैं और जो चीफ वहाँ के हैं जिनका नाम है फिलिपो अज़ारी, उन्होंने भी इस पे बयान दिया है कि ये अब जो है लोग भूख और प्यास से काफ़ी हद तक अपने मौत के मुंह में चले गए हैं और फौत हो रहे हैं। लेकिन आप देखें ये कि एक तो ये है कि इंटरनेशनल कानून खिलाफ वर्जी, दूसरी बात ये है कि जो इस वक्त जो ह्यूमन राइट की खिलाफ वर्जी हो रही है, जो कि इंटरनेशनल कानून, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के स्टैच्यूज के तहत जो कि ट्रायल हो सकता है, जिसपे कि साउथ अफ्रीका और चंद ममालिक गए हुए हैं कोर्ट में, उसका भी ज़ाहिर है क्या होना है। लेकिन बात सारी ये है कि इस पे एक चीज़ तो बड़ी खुलकर सामने आ गई, वो जो हम देखते थे कि नाम निहाद इंसानी हुकूक की जो तंजीमें बनी हुई हैं, जब आप देख रहे हैं कि ऐसे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है और अब से नहीं, अक्टूबर से लेकर अब तक ये सिलसिला जारी है, और ऐसी सिचुएशन में इजरायली हुकाम भी कह रहे हैं कि 2024 के बाद भी सिलसिला जारी रहेगा, तो वो कहाँ पर है इंसानी हुकूक की तंजीमें? वो आवाज़ नहीं बुलंद करती हुई दिखाई दे रही। हम देख रहे हैं कि अगर एहतजाज हो रहे हैं तो ये अवाम है जो एहतजाज करी बाहर आके, वो चाहे किसी भी मुल्क में हो, अमेरिका में भी एहतजाज बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, लेकिन असर उसका नहीं हो रहा। जी, असर तो उस वक्त होगा जब कुर्सियाँ इन रूलर्स की, चाहे वो अमेरिका में, बहरहाल उसकी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की और बाइडन की अपनी
उसमें पॉपुलैरिटी 40% से कम हो गई है, जिसकी वजह से कल ओबामा उनके पास गया और उनको समझाया कि कुछ अपने पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए इक़दाम करें। और सबसे बड़ी जो उनकी वहाँ इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन में उनको एक मुसीबत पड़ी हुई है कि ये डेमोक्रेट्स हार जाएंगे और बाइडन हार जाएगा, वो इसलिए कि वो उनकी पॉलिसी इस वक्त जो गजा की पॉलिसी थी उसकी वजह से ये पॉपुलर। और आपने कहा लोग जौक पूरी दुनिया में निकल रहे हैं। ये तो इराक में जब हमला किया गया उस वक्त भी इससे ज्यादा लोग निकले थे। सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया एक ऐसे ताने बाने में बुन दी गई है कि जिसमें जायोनिज्म और जायोनिस्ट का जो इंटरेस्ट है वो अमेरिका में मुकद्दम समझा जाता है, अमेरिका के कांग्रेस में मुकद्दम समझा जाता है। और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उस पर मैं 4-5 मिनट अलहदा अगर होते तो मैं आपको बता देता। सर, जायोनिज्म वाली आपने जो बात की उसमें तो सिर्फ वो जो अभी हमने हालिया रिपोर्ट देखी थी उसमें सिर्फ मुस्लिम्स को निशाना नहीं बना रहे, इट सीम्स लाइक दे आर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्योंकि उन्होंने जो क्रिश्चियंस वहां पर बसने वाले हैं उनको भी निशाना बनाया। जी हाँ, वो तो पूरा एक इसमें मजहबी रंग भी है, लेकिन जायोनिज्म बेसिकली इसका एक संगम है, एक हमआहंगी है मजहबी और सियासत को मिला के। तो लिहाजा बेसिकली 1897 में इसकी डाक बेल डाली गई वहाँ स्विट्जरलैंड में, और उसमें वहाँ ये फैसला किया गया कि इजराइल एक सल्तनत बनाई जाएगी और फ़लस्तीनियों की ज़मीन पे कब्जा किया जाएगा, यरूशलेम जो है उस पर कब्जा किया जाएगा और उस पर वहाँ से हम अपनी हुकूमत का फैलाव करेंगे, जिसको ग्रेटर इजराइल कहते हैं। वो एक लंबी दास्तान है। और आप अगर देखें तो उसी तरीके से अब्राहम अकॉर्ड और बाकी तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता शेप अप हो रही हैं। तो महसूस ये होता है कि अब क्या मकसद है, जो कि नेतन्याहू ने खुद ब खुद बता दिया। तो वो क्या बताया उन्होंने कि हम उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कि हम कुल्ली तौर पर, मुकम्मल तौर पर हमास को एलिमिनेट ना कर दें। लेकिन वन लाइनर बता दीजिएगा क्योंकि वक्त बहुत कम है। इसमें क्या इस सारी जंग में इजराइल को कोई नुकसान नहीं हो रहा, या वो उस नुकसान को बड़े आराम से बेयर करने के लिए रेडी है, बस गजा को मिटाना? आराम से उनके भी सैकड़ों सिपाही पहली दफा उनके जो हैं वो जाँ बाग हो रहे हैं, और उस पहली दफा इतना ज्यादा प्रेशर उन पर पड़ रहा है। लेकिन महसूस ये होता है कि ये इस पूरे गजा को कब्जा करके ही जान छोड़ेंगे, और ये कब्जा करने के बाद अपना तसल्लुत कायम करके जान छोड़ेंगे, जो कि वो अनाउंस कर चुके हैं। और इस जंग में फैलाव को रोकना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए ब्लिंकन वहां बैठे हुए हैं, क्योंकि ईरान ने भी धमकी दे दी है उनके सदर ने, खासतौर पर ट्विन ब्लास्ट के तौर पर। उन्होंने कहा कि किया चाहे वो आईएसएस ने या किसी ने भी की हो, इसके पसे पर्दा वो जायोनिज्म है। उन्होंने भी कह दिया, हिजबुल्लाह नसरुल्लाह ने भी यही बात कर दी, और ये मामला जो है फैलता जा रहा है। 30 से 40 हजार वो सिपाही हैं अल-कसाम ब्रिगेड के, हमास के, जो कि उसमें से सैकड़ों शहीद हो गए। लेकिन फिर भी दुनिया शशदर है, दांतों में उंगली दबाए बैठी है कि एक तरफ ये ग्रोह और दूसरी तरफ इतनी बड़ी आर्मी और उनके पीछे जो है जंगी जहाज। उसके बावजूद वो अपनी रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, और वो खुद ब खुद शो कर रहे हैं क्योंकि चारों तरफ से तो घेरे में लिया हुआ है उनको। लेकिन उसके बावजूद तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो दुनिया में कुरान हकीम की बहुत ज्यादा जल्दें इस वक्त वो लोग खरीद रहे हैं और लोग उसका हदिया दे रहे हैं। कन्वर्जन हो रही है लोग, इसलिए कि लोग समझ रहे हैं कि इस फेथ में इतनी ज्यादा जान है, इतनी ज्यादा मुजाहिमत, जबकि दुनिया साथ में। बिल्कुल, गजा वालों ने सबको हैरान कर दिया है, और उनके इस यकीन कामिल ने सबको हैरान कर दिया है कि रोजाना माओ की गोदे भी उजड़ रही हैं, खून नाहक बह रहा है, लेकिन वो पीछे नहीं हट रहे। रेजिस्टेंस जो उनके सामने आ रही है वो इस वक्त काबिले सताइश है, काबिले तारीफ है। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर जमील अहमद खान हमारे साथ मौजूद थे। करेंगे गजा में बसने वाले अपने बहन भाइयों के लिए अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, और ये जो जायोनिज्म है और उनके सपोर्टर्स हैं उनको नीस्तो नाबूद करे। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।